पिछले क्लास में हमने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो डिफरेंट टर्म्स यूज होता है, जैसे कि सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, प्रॉपर्टीज, स्टेट, प्रोसेस, वर्क, एनर्जी, इन सभी टर्म्स के बारे में बताया था। ठीक है, जिसकी मदद से आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूजफुल फॉर्मेट में पढ़ेंगे। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, जो ये कहता है कि किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। हालांकि इस प्रिंसिपल को यूज करने का तरीका अलग है, यूज करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। हम लोग उस फॉर्मेट में यूज नहीं कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी यूनिवर्स का कंजर्व रहेगा। इस फॉर्मेट में हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, बल्कि एक फॉर्मेट होता है इसका कि जिसमें हम लोग इसको आसानी से समझेंगे और यूज करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही, थर्मोडायनामिक्स को ही यूजफुल फॉर्मेट। अल्टीमेटली हम यही करेंगे कि एनर्जी कंजर्व होगा, हम यही प्रिंसिपल को यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही है ही कि एनर्जी कंजर्व होना है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार अगर हम डेल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसी सिस्टम को अगर हम डेल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दें, ये हमारा सिस्टम है, और अगर हम इसको डेल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, ठीक है, गौर कीजिएगा, एनर्जी गिवन अगर सिस्टम को हमने डेल क्यू रखा और वो वर्क किया W, सिस्टम जो है आपका वर्क किया W, तो जो रिमेन्ड एनर्जी होगा, जो रिमेन्ड एनर्जी होगा, जिसको कि आप लिखते हो डेल क्यू प्लस W। देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, और ये कंफ्यूजन होता है कि डेल क्यू प्लस W कैसे हुआ, डेल क्यू माइनस W होना चाहिए। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो डेल क्यू प्लस W होगा, बिकॉज W इज नेगेटिव हियर, डेल क्यू इज पॉजिटिव हियर। डेल क्यू यहां पर पॉजिटिव है, W यहां पर नेगेटिव है, इसीलिए जो रिमेन्ड एनर्जी होगा वो डेल क्यू प्लस W होगा। बचा एनर्जी डेल क्यू प्लस W होगा, नो डेल क्यू माइनस W। फिजिक्स में जब आप पढ़ते हो तो इस W को आप पॉजिटिव लेते हो, जिसके कारण से रिमेन्ड एनर्जी आपका डेल क्यू माइनस W होता है। लेकिन केमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो साइन कन्वेंशन W का अपोजिट है, इसलिए डेल क्यू प्लस W जो होगा, जो रिमेन्ड एनर्जी होगा, वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को बढ़ाएगा। वो जो होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को बढ़ाएगा। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हुआ इन केमिस्ट्री। अगर आप फिजिक्स में याद होगा आपको, तो एक्चुअल में यहाँ पे डेल क्यू माइनस W होगा। हालांकि इसके जस्ट बाद दोनों सेम ही हो जाएगा, बिकॉज ये डिफिनीशन W का हम यहाँ पे माइनस PdV लेंगे, जो आप देख सकते हो कि फिजिक्स का ही फॉर्मेट आ चुका है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में अलग है और केमिस्ट्री में अलग है, बस साइन कन्वेंशन W का अलग अलग होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन अलग होगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। डेल क्यू माइनस PdV इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डेल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि इफ डेल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी is given to any system, if del q amount of energy is given to any system, then the remained energy, del q amount of energy is given to any system and it does work W, और ये वर्क W करता है, does work W, then the remained energy, जो remained energy होगा, then the remained energy, और remained energy हमारे पास del q plus W होगा due to sign convention, then the remained energy will increase internal energy of the
ऑफ द सिस्टम। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन ही यूज किया है। हमने इसी चीज को यूज किया है कि प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व रहेगा। अगर आप 100 जूल एनर्जी दिए और वर्क हुआ 40 जूल, तो बाकी का 60 जूल जो होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को बढ़ाएगा। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, डेल क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई। इसी फॉर्म को हम लोग यूज करा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको जो डेल क्यू है उसका डेफिनेशन बताया, डेल क्यू का फॉर्मूला बताया। हम आपको सबसे पहले जनरल डेफिनेशन, जनरल फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ डेल क्यू, डब्ल्यू एंड डेल्टा ई। डेल क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा ई का हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। डेल क्यू विल बी सिंपली इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ठीक है। डेल क्यू विल बी सिंपली इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। सी एक पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी है, और पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी होने के कारण डेल क्यू भी क्या होगा, पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी होगा। अलग अलग प्रोसेस में सी अलग अलग होगा, और इसीलिए डेल क्यू का वैल्यू भी अलग अलग होगा। एक बात गौर करने लायक है कि अगर हम आपसे पूछें कि सी का कितना वैल्यू पॉसिबल होगा, मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो भी कहो आप ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते हो। मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कितना सेट ऑफ वैल्यूज पॉसिबल होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका जवाब 2 दे देते हैं कि सीपी और सीबी, जो कि गलत आंसर है। मोलर हीट कैपेसिटी का इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू संभव है, बिकॉज इनफाइनाइट प्रोसेस होता है। कोई भी पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी का इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू संभव है। हम खुद आपको 3-4 तरह का सी बता देंगे, 4-5 सी बता देंगे इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट प्रोसेस। तो ये सीपीसीबी जो है वो किसी खास कंडीशन में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को सीपी कहा जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को सीबी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मोलर हीट कैपेसिटी का मात्र 2 ही वैल्यू संभव है या 4 वैल्यू संभव है। इसका इनफाइनाइट तरीके का वैल्यू संभव है, बिकॉज ये पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि सी जो है और एस कैन हैव इनफाइनाइट number of values possible, infinite number of values possible, because they are path function property. They are path function property. There are path function properties, and there are infinite types of. There are infinite types of process involved, ठीक है। इनफाइनाइट तरह का प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकता है थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि ऐसा नहीं आपको गौर करना है कि सी और एस जो है कांस्टेंट है, बल्कि सी और एस वेरिएबल होता है, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा। इवन कभी कभी आपको सी और एस को दे दिया जाता है, सी और एस is taken as function of temperature, तब क्या होगा, आपको dq जो होगा ms dt होगा या nc dt होगा, डिफरेंशियल लेना होगा आपको। और अगर आपको डेल क्यू निकालना है तो dq का इंटीग्रेशन करना होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू ms dt का इंटीग्रेशन t1 से t2 या nc dt का इंटीग्रेशन t1 से t2, ठीक है। तो यही जो है आपका डेल क्यू का जनरल डेफिनेशन है। डेल क्यू का जनरल डेफिनेशन यही होगा, nc डेल्टा t या ms डेल्टा t। अगर c और s वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसा कि आप समझते होंगे, ठीक है। s और dt के साथ इंटीग्रेशन, c dt के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम करते हैं अब। दूसरा पॉइंट है W। वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हमने आपको बताया PdV इंटीग्रेशन विद माइनस साइन।
ड्यू टू अपोजिट साइन कन्वेंशन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हम लोग वर्क को यहां पे माइनस पी डीवी इंटीग्रेशन लेते हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा ये जो पी है, ये जो प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर है, सिस्टम का प्रेशर है। ये जो पी जो है प्रेशर ऑफ सिस्टम, प्रेशर ऑफ सिस्टम। अब ये ध्यान रखिए कि आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस बताया गया था और हमने आपको बताया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रोसेस के दौरान आपको प्रेशर नहीं पता होता है कि सिस्टम का प्रेशर क्या है, बिकॉज प्रेशर जो होगा प्रेशर ग्रेडियंट होता है सिस्टम में, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रेशर होगा। हमने आपको पिछली क्लास में इरिवर्सिबल प्रोसेस में बताया था। मान लिया आपने गैसियस सिस्टम लिया किसी खास प्रेशर पर और उसको बाहर से एकाएक आपने पुश किया, तो जो पिस्टन के नजदीक होगा गैस वो अलग प्रेशर पे होगा, जो दूर होगा गैस वो अलग प्रेशर पे होगा। मतलब एक प्रेशर ग्रेडियंट आपको दिखाई देगा सिस्टम में, और इसलिए आपको प्रेशर ऑफ सिस्टम पता ही नहीं होगा और इसलिए इस फॉर्मूला को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, इस फॉर्मूला को आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज पी आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है गौर करने लायक है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस ही अप्लीकेबल है। इन रिवर्सिबल प्रोसेस ही हम लोग W इज इक्वल टू माइनस पी डीवी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर ऑफ सिस्टम हमको हर इंस्टेंट पे पता होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर ऑफ सिस्टम हमको पता नहीं होता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इन इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रेशर ऑफ सिस्टम is not defined during the process, so above formula can't be used for calculating W कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज नहीं किया जा सकता है, बिकॉज हमको इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम पता ही नहीं। तो सवाल है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग कैसे W निकालेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे W निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक कंसीडर करते हैं प्रोसेस, कंसीडर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर करते हैं जिसमें कि सिस्टम जो है आपका शुरुआत में इस तरह से है प्रेजेंट, पीआई है और ये पी एक्सटर्नल है, यहां पे प्रेशर गैस सिस्टम इस तरह से है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू फाइनली जो हुआ है पिस्टन इस तरह से चला गया है, एक मूवमेंट हुआ पिस्टन में, और पिस्टन में एक मूवमेंट होने के कारण क्या होगा, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल क्या हो गया, सेम हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर आप समझ सकते हो, यहां पर फाइनली क्या होगा, सेम होगा, तभी तो प्रोसेस रुकेगा। मतलब अगर प्रेशर डिफरेंस अगर फाइनली भी है, ये इनिशियल कंडीशन हमने लिया और ये हमने फाइनल कंडीशन लिया, इरिवर्सिबल नेचर से प्रोसेस हो रहा है, तो ये तो श्योर है कि पीएफ जो होगा, पीएफ और पी एक्सटर्नल बराबर होगा, तभी ये प्रोसेस फाइनल आप कह सकते हो फाइनल स्टेट अचीव किया है। बिकॉज अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो पिस्टन स्टेबल ही नहीं होगा यहां पर, तो फाइनल कंडीशन में जो पीएफ होगा वो पी एक्सटर्नल के बराबर होगा। इनिशियल में पी एक्सटर्नल और पी इनिशियल में डिफरेंस होगा। तो इस प्रोसेस को अगर आप गौर कीजिएगा, इस प्रोसेस को अगर हम गौर करें तो आप देखिएगा ये कि हम लोग एक फॉर्मूला, एक थ्योरी पढ़ते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। फिजिक्स में आप एक थ्योरी पढ़े होंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। जो नेट वर्क होता है वो जो होता है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जो नेट वर्क होता है
वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, बिकॉज कहीं पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि एक ही लेवल पे कोई ऊपर नहीं चले जा रहा है। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर है नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन का मतलब हुआ वर्क डन बाय गैस, गैस के द्वारा वर्क डन, ठीक है, और प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहां पर गौर ये करना है आपको कि वर्क डन बाय गैस और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दोनों अपोजिट साइन का होगा, बिकॉज एक जो है वर्क डन बाय गैस हम बोल रहे हैं और एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन गैस बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां पर नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। एक का नेगेटिव साइन हमको लेना होगा, बिकॉज वर्क डन बाय गैस नेगेटिव साइन के साथ ले रहे हैं हम, और वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा डब्ल्यू एक्सटर्नल ले रहे हैं। और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट हो रहा है पिस्टन में, काइनेटिक एनर्जी पिस्टन का फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी पिस्टन का इनिशियल। अगर आप गौर करोगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है, शुरू में भी 0 है। अगर आप गौर करोगे तो आपको साफ दिख रहा है कि शुरुआत में पिस्टन क्या है, जब आप प्रोसेस शुरू की हो तब इसका स्पीड 0 है और फाइनली भी क्या हो गया, इसका स्पीड 0 ही रहा है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 हो रहा है। इसका मतलब जो है W गैस विल बी नथिंग बट इक्वल टू W एक्सटर्नल, और W एक्सटर्नल को आप लिख सकते हो माइनस P एक्सटर्नल dV, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब इररिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे तो इररिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते समय हम लोग वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस P एक्सटर्नल dV, बिकॉज हम लोग को इंटरनल सिस्टम का इंटरनल जो गैस प्रेजेंट है उसका प्रेशर पता नहीं है। तो याद रखिएगा कि वर्क डन का आपके पास दो फॉर्मूला होगा, रिवर्सिबल के लिए अलग और इररिवर्सिबल के लिए अलग। तो सो फॉर वर्क डन हमारे पास क्या होगा, वर्क डन के लिए हम लोग W इज इक्वल टू माइनस PdV इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अगर प्रेशर जो है मतलब अगर जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग सिंपली माइनस PdV इंटीग्रेशन यूज करेंगे, और इररिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग P एक्सटर्नल dV यूज करेंगे, बिकॉज इररिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ही होता है कि आपको इंटरनल प्रेशर जो होगा डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर के टर्म में आपको W को डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो हमने अलग अलग प्रोसेस में रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल दोनों प्रोसेस में अलग अलग डिफाइन किया। और तीसरा जो टर्म है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा डेल्टा ई, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू जो होगा वो हर समय हर प्रोसेस में हर तरीके का पाथ में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बिकॉज डेल्टा ई एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है। अगर स्टेट सेम है तो आप चाहे प्रोसेस को किसी भी तरीके से कराओ, आपका जो डेल्टा ई होगा वो हमेशा NCV डेल्टा टी होगा, जहां पे CV क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमने आपको तीनों डिफाइन कर दिया। तो सो वी हैव, हमारे पास ये तीनों टर्म हो गया, डेल Q इज इक्वल टू NC डेल्टा टी, W इज इक्वल टू W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस PdV इंटीग्रेशन, W इररिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV इंटीग्रेशन, और तीसरा डेल्टा E जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, बिकॉज वो एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है। गौर कीजिएगा डेल्टा Q और W ये जो है ये दोनों पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी है, इसलिए अलग अलग पाथ में अलग अलग इसका वैल्यू होगा, जबकि ये जो है ये एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है इसका, इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा सेम होगा, चाहे आप प्रोसेस किसी तरह का लो। आप प्रोसेस किसी भी तरह का लोगे, आपका जो डेल्टा ई का वैल्यू होगा हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो यही जो है आपका
यही जो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा ई का डिफिनीशन है। जनरल डिफिनीशन यही है। अलग अलग प्रोसेस में हम लोग अलग अलग तरीके से आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को प्रोसेस जो है मेनली 4 टाइप का पढ़ना है। हम लोग को 4 टाइप का प्रोसेस डिटेल में पढ़ना है। और 5वां प्रोसेस जिसको कि साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है, इन्हीं चारों प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है। 4 प्रोसेस जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। और लास्ट में इन सबका कॉम्बिनेशन हम लोग साइक्लिक प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन डिटेल। डिटेल में हम लोग को क्या करना है, 4 तरह का प्रोसेस पढ़ना है। जैसे कि पहला आइसोबारिक प्रोसेस, दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस, तीसरा आइसोथर्मल प्रोसेस और चौथा होगा एडियाबेटिक प्रोसेस। यही चारों प्रोसेस को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। और लास्ट में हम लोग इन सब के कॉम्बिनेशन साइक्लिक प्रोसेस को पढ़ेंगे। गौर कीजिएगा कि केमिस्ट्री में आपको दोनों प्रोसेस पढ़ना है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों नेचर का प्रोसेस पढ़ना है। इन ऑल केसेस, सभी में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हम लोग दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से एक्चुअल में हम लोग 8 तरह का प्रोसेस पढ़ेंगे। आइसोबारिक रिवर्सिबल एंड देन आइसोबारिक इरिवर्सिबल कैसे होगा, आइसोकोरिक रिवर्सिबल और आइसोकोरिक इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। तो बारी बारी से हम सभी प्रोसेस को पढ़ेंगे और इसके बेस्ड बहुत तरीके का सवाल करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिहाज से भी और एज वेल एज केमिस्ट्री के लिहाज से भी। तो मतलब कहीं ना कहीं चाहे फिजिक्स में पूछे या केमिस्ट्री में पूछे, एक सवाल तो श्योर पूछेगा। और दूसरी बात है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बस एक ही चीज का अंतर है, साइन कन्वेंशन ऑफ डब्ल्यू। बाकी कोई अंतर नहीं है। यहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। फिजिक्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस आप नहीं पढ़ते हो, सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हो। ठीक है, तो हम लोग अब बारी बारी से सारे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस देखिए, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो, उसी को आप क्या कहते हो, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हो। ठीक है, तो डिफिनेशन सिंपल है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस happening at constant pressure, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, happening at constant pressure is called isobaric process. It's called isobaric process. एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा, उसी को आप क्या कहते हो, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हो। ठीक है, अब फॉर गैसियस सिस्टम हम जान रहे हैं, गैसियस सिस्टम ही आपको यूज करवाया जाएगा जनरली। तो आप जान रहे हो कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। गैसियस सिस्टम के पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो अगर आप क्या करते हो, प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा एनआर बाई पी इंटू टी। अब एनआर बाई पी एक कांस्टेंट हो गया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। एन आर बाई पी हमने कांस्टेंट किया बिकॉज एन कांस्टेंट होगा, एन एंड पी कांस्टेंट। हम लोग जो प्रोसेस पढ़ते हैं वो क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, एन इज टेकन कांस्टेंट, n is taken constant because
we study closed system, because we study closed system, because हम लोग क्लोज सिस्टम स्टडी करते हैं, ठीक है। एच जो होगा एक कांस्टेंट होगा, बिकॉज हम लोग एक क्लोज सिस्टम पढ़ते हैं वेयर चेंज इन मास मोल और मोल इज नॉट कंसिडर्ड, डजंट हैपन। चेंज इन मास और मोल डजंट हैपन, ठीक है। मास में या मोल में चेंज नहीं होगा। पूरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग यही पढ़ेंगे, क्लोज सिस्टम। और देखिएगा आप थर्मोकेमिस्ट्री में कभी कभी फॉर्मूला चेंज करेंगे हम, बिकॉज वहां पे मोल और मास चेंज कर रहा होगा। खैर फिलहाल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हमेशा मास और मोल को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम जो हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दो तरह का आइसोबारिक प्रोसेस पॉसिबल है, दो तरह का आइसोबारिक प्रोसेस पॉसिबल है। एक होता है आइसोबारिक एक्सपेंशन और एक होता है आइसोबारिक कंप्रेशन, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस दो तरह का होता है। पहला होता है आइसोबारिक एक्सपेंशन, आइसोबारिक एक्सपेंशन पहला प्रोसेस होता है आइसोबारिक एक्सपेंशन। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसको आइसोबारिक एक्सपेंशन कहोगे। वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बिकॉज आपको दिख रहा होगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो इसीलिए इसको आइसोबारिक हीटिंग भी कहते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब प्रेशर कांस्टेंट आपने रखा है तो वॉल्यूम के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस, thermodynamic process in which कह सकते हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस is called आइसोबारिक एक्सपेंशन। इसको हम लोग आइसोबारिक एक्सपेंशन कहते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस इज कॉल्ड आइसोबारिक एक्सपेंशन और हीटिंग। आइसोबारिक एक्सपेंशन भी होगा, हीटिंग भी होगा, बिकॉज आप देख ही सकते हो कि दोनों चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लिखना चाहें आइसोबारिक एक्सपेंशन या आइसोबारिक हीटिंग को, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा, अगर आप P वर्सेस V को प्लॉट करते हैं, P वर्सेस V को प्लॉट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि आइसोबारिक प्रोसेस की बात है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, दिस विल द लाइन, और वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा मतलब इनिशियल यहां पर होगा और फाइनल यहां पर होगा, मतलब वॉल्यूम इधर बढ़ेगा, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर हम P वर्सेस T को प्लॉट करें तो आपका फील्ड प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है इनिशियल से फाइनल इस तरफ। और अगर हम आपको V वर्सेस T प्लॉट करें, V वर्सेस T प्लॉट करें तो आपका देखोगे वॉल्यूम और टेम्परेचर इस तरह से दोनों बढ़ रहा होगा, इनिशियल और फाइनल। तो दिस इज द कर्व बिटवीन V एंड T, ठीक है। तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग केस में इस तरह से होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर और वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर अलग अलग कर्व होगा, ठीक है। तो ये जो हुआ आइसोबारिक एक्सपेंशन या आइसोबारिक हीटिंग का केस हुआ। दूसरा हम लोग एक केस पढ़ेंगे आइसोबारिक कूलिंग या कंप्रेशन, जो भी कहो, आइसोबारिक कंप्रेशन कहो या आइसोबारिक कूलिंग कहो, एक ही चीजें हैं। बिकॉज जब वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, इसलिए आइसोबारिक कूलिंग भी कहा जा सकता है और आइसोबारिक कंप्रेशन भी कहा जा सकता है।
इस तरह के आइसोबारिक प्रोसेस में आपका जो वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर होगा दोनों घटेगा। इन दिस टाइप ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, in this type of isobaric process, volume and temperature both decreases, volume और temperature दोनों डिक्रीज करेगा, ठीक है, at constant pressure। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें यहां पर तो बिल्कुल उसी तरह से होगा, बस एरो अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज यहां पर बढ़ने की बजाय घट रहा होगा। अगर हम P वर्सेस B को प्लॉट करें तो आपका वॉल्यूम इस तरह से होगा, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। अगर हम P वर्सेस T को प्लॉट करें, तो आपका टेम्परेचर भी घटेगा, इनिशियल इधर, फाइनल इधर, टेम्परेचर घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है। और अगर आप V वर्सेस T को प्लॉट करोगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है इस केस में, और आपका दोनों घटेगा, इनिशियल इधर और फाइनल इधर। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि आइसोबारिक कंप्रेशन या आइसोबारिक कूलिंग में आपका वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों घट रहा है। आइसोबारिक हीटिंग या आइसोबारिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा इसलिए हीटिंग कहेंगे, टेम्परेचर घटेगा तो कूलिंग कहेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन कहेंगे, वॉल्यूम घटेगा तो कंप्रेशन कहेंगे, ठीक है। यही सब आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। अब देखिए, अब हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस में डेल क्यू वगैरह को डिफाइन करते हैं कि डेल क्यू डब्ल्यू कितना होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग अब सबसे पहले आइसोबारिक रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे हैं। हम लोग पहले आइसोबारिक रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे हैं। जो भी हमने इसके पहले अभी आपको बताया वो आइसोबारिक रिवर्सिबल दोनों के लिए होगा, दोनों में प्रेशर कांस्टेंट होगा, दोनों में कंप्रेशन और कूलिंग और एक्सपेंशन और हीटिंग होगा, तो वो सेम है, लेकिन यहां पर रिवर्सल प्रोसेस के लिए पढ़ रहे हैं। पहला बात यह है कि डेल क्यू का वैल्यू यहां पर होगा NCP डेल्टा T, वेयर Cp जो है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। डेल क्यू का वैल्यू NCP डेल्टा T होगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूला होता है डेल क्यू विल बी, दूसरा फॉर्मूला होगा W, और W विल बी इक्वल टू, चूंकि हमने कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक का मतलब ही होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं तो C भी कांस्टेंट प्रेशर पे लेंगे, और C अगर कांस्टेंट प्रेशर पे लेंगे उसी को हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। W के डिफिनेशन की बात करें तो W का डिफिनेशन होता है माइनस PdV, रिवर्सल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो माइनस PdV इंटीग्रेशन। अब गौर कीजिएगा, चूंकि P एक कांस्टेंट है इसलिए P को हम बाहर लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dV, और इंटीग्रेशन dV को आप सिंपली लिख सकते हो P डेल्टा V। तो हमारे पास W इज इक्वल टू आ गया माइनस P डेल्टा V, मतलब माइनस PVF और माइनस PVI। PVF की जगह आप लिख सकते हो NRTF माइनस NRTI, और NRTF को अगर आप बाहर ले लेते हो तो हो जाएगा माइनस NR बाहर, TF माइनस TI, जिसको कि हम लोग NR डेल्टा T कहेंगे, ठीक है। तो आपके पास W जो हो जाएगा माइनस P डेल्टा V होगा, अब बराबर माइनस NR डेल्टा T होगा। तो W का डिफिनेशन आपका यही है, W का फॉर्मूला आपका यही होगा आइसोबारिक प्रोसेस में कि W विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस P डेल्टा V और माइनस NR डेल्टा T। और तीसरा केस होगा, तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला था वो डेल्टा E था, वो सिंपली क्या होगा NCV डेल्टा T। ये हमेशा कांस्टेंट है, NCV डेल्टा T डेल्टा E के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा, बिकॉज ये एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है। तो डेल क्यू का डिफिनेशन आइसोबारिक प्रोसेस के लिए NCV डेल्टा T लेंगे, W का डिफिनेशन माइनस P डेल्टा V और माइनस NR डेल्टा T लेंगे, जबकि डेल्टा E के लिए हमेशा फॉर्मूला NCV डेल्टा T होगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करेंगे इन सभी फॉर्मूला को यूज करते हुए, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग क्या करते हैं,
आपके पास फॉर्मूला पता है आपको कि डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा आई, ठीक है। डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा आई। डेल्टा क्यू की जगह आप फॉर्मूला रखोगे एनसी पे डेल्टा टी, डब्ल्यू की जगह फॉर्मूला आप रखोगे माइनस एन आर डेल्टा टी, और इसकी जगह आपके पास है एनसीबी डेल्टा टी। अगर आप एन डेल्टा टी कैंसिल करो तो सीपी माइनस आर बराबर सीबी एंड दैट विल बी इक्वल टू सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। तो दिस इज द रिलेशन जिसको कि आपको याद रखना होगा कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप याद रखोगे, हर जगह वैलिड होगा, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो इस तरह से हमने आइसोबारिक रिवर्सल प्रोसेस को पढ़ा। अगर हम बात करें आइसोबारिक इररिवर्सिबल प्रोसेस का, देखिए बात क्या है। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट हो। अगर प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है, मान लो 10 atm, मतलब हमेशा 10 atm होगा पूरे सिस्टम में, हर जगह पूरा प्रोसेस में 10 atm ही रहेगा। जैसे ही आपने प्रोसेस में प्रेशर को कांस्टेंट किया, इसका मतलब आपको प्रोसेस के दौरान हर जगह प्रेशर पता है, और जब हर जगह प्रेशर पता है तो वो इरिवर्सिबल तो होगा ही नहीं। इरिवर्सिबल प्रोसेस का डिफिनीशन ही होता है एक तरह से ये कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सिस्टम जो होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ना हो, मतलब प्रोसेस के दौरान हर जगह प्रेशर अलग अलग होगा। यहां पर डिफिनेशन ही होता है आइसोबारिक प्रोसेस का कि एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें कि क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। जब प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, जब हम ये बोल रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा इसका मतलब हर जगह हर समय जो है आपको प्रेशर ऑफ द सिस्टम पता होगा। और जब प्रेशर ऑफ सिस्टम हर जगह पता है, इसका मतलब है कि वो इररिवर्सिबल नेचर का होगा ही नहीं, मतलब आइसोबारिक इररिवर्सिबल प्रोसेस होता ही नहीं बाय डेफिनेशन। बिकॉज आइसोबारिक का मतलब है प्रेशर पता है, और प्रेशर पता है इसका मतलब है कि आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, इसका मतलब वो इररिवर्सिबल नेचर का नहीं होगा, ठीक है। तो इन आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, and hence pressure of system is known at each instant. Pressure of system is known at each instant. हर इंस्टेंट पे क्या होगा, प्रेशर ऑफ सिस्टम नोन होगा at each instant during the process. So system is in mechanical equilibrium. System is under mechanical equilibrium, or mechanical equilibrium. System is under mechanical equilibrium, ठीक है। Hence the process can't be of irreversible nature. प्रोसेस जो होगा कभी भी इररिवर्सिबल नेचर का हो ही नहीं सकता है। मतलब आइसोबारिक प्रोसेस आपका कभी भी इररिवर्सिबल नेचर का नहीं होगा। इस बात को गौर कीजिएगा, कभी भी आइसोबारिक प्रोसेस इररिवर्सिबल नेचर का नहीं होगा, ठीक है। तो यही जो है आइसोबारिक रिवर्सिबल और आइसोबारिक इररिवर्सिबल है, मतलब आइसोबारिक इररिवर्सिबल प्रोसेस होता ही नहीं है, बिकॉज हमेशा प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमने आइसोबारिक प्रोसेस को आपको अभी बताया। तो देखिए हम इसमें एक सवाल करवाते हैं आपको। मान लिया हमें क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि 10 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड, ठीक है, हीटेड एट 1 atm प्रेशर and converted into a steam at 100 degrees Celsius. स्टीम में कन्वर्ट कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे। फाइंड द
work done delta Q and delta E in the process, in the above process, if LV latent heat of vaporization आपको दिया हुआ है 580 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, गौर कीजिएगा, आपको जो है वाटर को जो है स्टीम में बदला गया है, वाटर को आपको स्टीम में बदला गया है। ठीक है, तो इसमें डेल्टा क्यू का फॉर्मूला जो होगा, जैसा कि आप जानते होंगे कि MLV होगा, मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिकॉज ये फेज चेंज से रिलेटेड है। वाटर जो है स्टीम में बदल रहा है, मतलब फेज चेंज है, तो मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब 10 गुना 580 कैलोरी पर ग्राम, मतलब इतना 5800 कैलोरी। डेल की तो निकल गया। अगर हम बात करें डब्ल्यू का, तो गौर कीजिएगा प्रोसेस जो है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, प्रोसेसर में कहीं कोई चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप लिखोगे फॉर्मूला P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V। अभी आपको बताया कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस होगा तो आप W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V लिखोगे, और माइनस P डेल्टा V का मतलब है कि आप 1 ATM और वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल करोगे। ठीक है, वॉल्यूम फाइनल आप देख सकते हो कि आपके पास होगा, हम अभी आपको P रहने देते हैं। ठीक है, अभी हम P रहने देते हैं। देखिए, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे PVI माइनस PVF आएगा। ठीक है, PVI इनिशियल स्टेट की बात करें तो ये लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए हम लोग PV इक्वल टू nRT नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये गैस है जिसके लिए हम लोग PV इक्वल टू nRT अप्लाई कर सकते हैं। तो PVI क्या होगा, PVI होगा 1 ATM आपका क्या है, प्रेशर है, और वॉल्यूम इनिशियल कितना है दिया हुआ, वॉल्यूम इनिशियल आप 10 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग लोगे। अगर आप देना चाहते हो, ऐसे आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, तो 1 ATM इंटू मास बाय डेंसिटी, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ले लिया, और इसके लिए हमने सिंपली nRT लगा दिया, बिकॉज ये गैसियस फॉर्म में है, फाइनली गैसियस फॉर्म में, इनिशियली गैसियस फॉर्म में नहीं है। तो अगर आप गुना करोगे तो क्या होगा आपका 1 ATM इंटू मास वाटर का है 10 ग्राम, और ये होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर को अगर आप करोगे हो जाएगा ग्राम पर लीटर में, तो हो जाएगा 1 इंटू, ठीक है, अगर आप 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, इसको आप मिलीलीटर को लीटर बदलते हो तो हो जाएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम पर लीटर। ठीक है, पर लीटर इतना होगा, और माइनस n आपका होगा 10/18, R होगा आपका 0.0821, हम ATM लीटर में लिख रहे हैं, और टेम्परेचर है आपका 373। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 10 टू द पावर -2, और माइनस अगर आप उधर कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन सारा नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन हम छोड़ देंगे, आपको कर सकते हो, तो जाएगा 0.821 इंटू 373 डिवाइडेड बाई 80। तो दिस इज द फाइनल कंडीशन में जो होगा, इस तरह से आप पीवी लिखोगे nRT के तरीके से। ये ATM लीटर में आया, जिसको कि आप आसानी से कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इधर आपको करवाते हैं आपको। तो W का वैल्यू आप लिखोगे क्या, W का वैल्यू आप लिखोगे 10 टू द पावर -2 माइनस 0.821 373 डिवाइड बाई 18। ATM लीटर को अगर जूल में बदला जाए तो 101.325 जूल होता है। ये सभी चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 ATM लीटर बराबर इतना जूल, और डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी, इतना कैलोरी होगा। बिकॉज आपको बताया गया है पहले भी ये चीजें कि 1 ATM लीटर बराबर होता है 101.325 जूल, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। इन्हीं दोनों को यूज करके हमने क्या किया, यूनिट को चेंज कर दिया। तो आपको डेल्टा क्यू निकल गया और डब्ल्यू निकल गया प्रोसेस में।
तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर इसमें अप्लाई कर दें अब, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा कि डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू विल बी नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा ई। तो डेल्टा ई का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास है डेल्टा क्यू दिस वन और माइनस डब्ल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10⁻⁻2 और 0.821 373 डिवाइड बाई 18 इंटू 101.325 डिवाइड बाई 4.20 कैलोरी। तो इस तरह से आपका डेल्टा ई भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हम लोग बहुत आसानी से डेल्टा क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा ई इन प्रोसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और सवाल हम आपको देते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में ही। आइसोबारिक प्रोसेस को ही हमने यहां पे यूज किया हुआ है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ 1 मोल ऑफ आइस, जिसका कि डेंसिटी दिया हुआ है 0.92 ग्राम पर सीसी, converts into water at 1 atm pressure at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिया हुआ है आपको LF 80 कैलोरी पर ग्राम। सवाल का टाइप बिल्कुल वही है। देखिए आपको यहां पे कहा गया आइस से वाटर बन रहा है, 1 मोल है तो 18 ग्राम है, ये भी 18 ग्राम होगा। इसका डेंसिटी दिया है 0.92 ग्राम पर सीसी और इसका भी डेंसिटी आप जान रहे हो 1 ग्राम पर सीसी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिंपली होगा M इंटू LF, मतलब 18 गुना 80 कैलोरी। अगर हम बात डब्ल्यू की करें तो माइनस पी डेल्टा वी माइनस PVF माइनस PVI। जैसा कि आप देख रहे हो कि कोई भी इसमें क्या है, गैसियस नहीं है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो हम लोग को सिंपली PVF का यूज करना पड़ेगा वैल्यू। तो माइनस प्रेशर है 1 atm, वॉल्यूम फाइनल होगा 18 डिवाइड बाई 1 cc। इसको हम चाहे 10⁻³ लिख देंगे, atm लीटर में आएगा। माइनस 1 इंटू 18 डिवाइड बाई 0.92 इंटू 10⁻³ atm लीटर। ठीक है, तो अगर आप इसको कॉमन लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 18 इंटू 10⁻³ और 18 इंटू 10⁻³ अगर आपने कॉमन ले लिया और माइनस साइन को आपने अंदर अगर कर दिया तो जाएगा आपके पास 1/0.92 और माइनस 1/0.92। गौर कीजिए यहाँ पे माइनस प्लस हो गया तो 1/0.92 माइनस 1 atm लीटर आएगी। इसको हम जूल में बदलेंगे तो 1 इतना से हम गुना करेंगे और डिवाइड बाय 4.2 कैलोरी कर लेंगे। तो इस तरह से आपने डब्ल्यू निकाल लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप डेल्टा ई आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा ई विल बी नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू एंड दैट विल बी इक्वल टू आपको 18 इंटू 80 कैलोरी और माइनस प्लस में लिखोगे आप, क्योंकि माइनस तो आप नहीं चुके पहले ही, हो जाएगा 100/92 है ये, आप करोगे तो आ जाएगा 8/92 इंटू 101.325 डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी। तो इस तरह से आपका डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हो ये प्रोसेस, जब वो प्रोसेस जो है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमने कुछ सवाल भी कराया आपको आइसोबारिक प्रोसेस पे, और आपको आइसोबारिक प्रोसेस में जो फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू का, डब्ल्यू का और डेल्टा ई का, उन सब का यूज किया। ठीक है, अगले क्लास से हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस जैसे आइसोपोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड देन आफ्टर एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे।